हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं ब्लैक मनी के बारे में। सिक्योरिटी का जो हमारा एग्जाम होता है, जो सिक्योरिटी GS3 का जो पेपर आता है मेंस में, उसमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। उसके अलावा बाकी हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो इसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसके नाम होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2005, फॉरगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2010, होम मिनिस्ट्री और एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ टास्क हैं जो मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ भारत सरकार के द्वारा और कुछ वर्ल्ड वाइड लेवल में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्लैक मनी क्या है, या आसान भाषा में बताऊं तो सभी आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसके रेगुलेशंस के लिए इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग अक्सर करंट अफेयर्स में सारी चीजें पढ़ते हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। तो ये जो पूरा ब्लैक मनी का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, उसकी केस स्टडी से रिलेटेड आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं इसमें यही बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लैक मनी जो है सर्कुलेट करती है। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी डिमोनेटाइजेशन के बारे में, उसमें मैंने एक डीप एनालिसिस करके डिमोनेटाइजेशन किस तरीके से हुआ था, उसके क्या मेरिट और क्या डीमेरिट, यानी कि क्या प्रॉन और क्या कॉन्स रहे, उससे रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें बताई थी और किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी हमारे देश के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। साथ ही साथ उसमें मैंने ये भी बताया था कि डिमोनेटाइजेशन का जो होने का जो पर्पस था मेन भारत सरकार का, वो ये था कि किसी ना किसी तरीके से ब्लैक मनी को वापस लाया जाए। तो वो 100% सक्सेसफुल तो नहीं रहा। तो अगर आप पहले तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उस वीडियो को भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो थोड़ा मैं आज इस ब्लैक मनी से रिलेटेड ही ये मैंने वीडियो बनाई है। तो ये किस तरीके से रेगुलेट करती है, क्या क्या चीजें हैं, उसके सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और यहाँ थोड़ा सा मैं टैक्स स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करूंगा कि जो ब्लैक मनी होती है वो क्यों रेगुलेट हो रही है, उसका कारण क्या है और उससे क्या क्या चीजें फैल रही है। जैसे टेररिज्म की बात करूं मैं, तो वो सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आज बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा ब्लैक मनी क्या होती है। तो देखिए, ब्लैक मनी को अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूं कि जब सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंचता और वो टैक्स बचा के लोग अपने पास रख लेते हैं, हम उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी इनकम है 1,000 रुपए और टैक्स स्लैब के हिसाब से 5% आपको देना है, तो 5% से आपकी इनकम कितनी बनती है 1,000 से, वो बनेगी आपकी करीब 50 रुपए। तो 1,000 का 5% के हिसाब से आपका बना 50 रुपए। तो वो 50 रुपए बचाने के लिए, अब 1,000 से 50 रुपए ये तो बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिजनेस क्लास की बात करूं तो जो बिजनेस क्लास होता है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होता है। अगर सैलरीड पर्सन के टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो तो टैक्स से नहीं बच सकते। लेकिन जो बिजनेस क्लास होता है, बिजनेस क्लास का मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स करीब 30%, 40%, तो और ऊपर से GST भी होता है। तो अगर एक साधारण भाषा में कहूं, अभी वो समझ में आ जाएगा आपको कि वो टैक्स क्यों नहीं देना चाहते हैं लोग। तो जब वो टैक्स पे नहीं करते सरकार को और किस तरीके से उसको बचाते हैं, तो उसको बचाने के बाद वो पैसे को अपने पास रखते हैं, जो वो ब्लैक मनी में फिर उसको वो हवाला सिस्टम में रेगुलेट करते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले मैं टैक्स को यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इस वीडियो से कि टैक्स स्ट्रक्चर हमारे देश का किस तरीके से है। टैक्स के ऊपर मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर को अगर हम समझने बैठे, अगर हम GST को भी समझे या अगर हमारा इनकम टैक्स है उसको भी समझे, क्योंकि टैक्सेस कई तरीके के होते हैं ना, कि जैसे एक डायरेक्ट टैक्स है हमारा इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो वो होता है GST। तो अगर उसको पूरा डिफाइन करूंगा या उसको समझाऊं तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए छोटे और क्रिस्प लेवल पे मैंने एक छोटा सा टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी है, क्योंकि उसी को छुपाने की वजह से ही कहीं ना कहीं हमें क्या देखना पड़ता है, ब्लैक मनी जो लोग आज की डेट में बचा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए होता क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे देश में दो तरह के टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो एक, अभी हम ज्यादा टैक्सेस पे नहीं जाएंगे, मैं सिंपल और आसान भाषा में बता देता हूं। तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा मोटा मोटी इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा GST आता है। GST किसको पे करना होता है, जब कोई बिजनेस खोलता है, ठीक है। उसमें फिर स्लैब्स होते हैं कि 20 लाख का टर्नओवर है, 50 लाख का टर्नओवर है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना।
तो होता क्या है कि देखिए, अगर बात करूं सैलरीड पर्सन की, अच्छा टैक्स स्लैब जो उसमें मेंशन किया है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता था, 2.5 लाख से सालाना इनकम जिसकी कम होती है, अगर बात करूं जैसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर क्या था कि किसी की सैलरी साल की 2.5 लाख से ऊपर होती है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है, फिर वो 5 लाख और 6 लाख 7 लाख ऐसे पहुंच गया था। तो आज की डेट में आई थिंक 5 से 7 लाख के अराउंड होगा। तो अगर मान लीजिए किसी की 5 से 7 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम है सालाना सैलरीड पर्सन की, तो उसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो 5% होता है। फिर 7 से ऊपर जाएंगे तो वो 7% हो जाएगा, या 8%, 10%, 15%, मतलब इनकम बढ़ती जाएगी तो स्लैब भी बढ़ता चला जाता है। ये होता है सैलरीड लोगों का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस क्लास लोगों का, क्योंकि जो ब्लैक मनी है ना वो कहीं ना कहीं बिजनेस क्लास लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम। क्योंकि सैलरीड इंसान तो देखिए, अगर आप बात करेंगे कि सैलरी वाला इंसान है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो जितना भी कमा रहा है, तो होता क्या है बेसिकली उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, सैलरीड लोग ये होते हैं कि वो तो उनकी सैलरी तो देखिए अकाउंट में आती है, तो वो टैक्स सरकार से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक में हो रही है तो वो बैंक की निगरानी में रहती हैं, ठीक है। ऊपर से अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो वैसे ही आपके बैंक आपको ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम में ये सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन अगर आप कैश टू कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर उस केस में फिर इनकम टैक्स लोग बचा लेते हैं। अब वो बिजनेस क्लास लोगों में क्या होता है कि देखिए, बिजनेस क्लास में क्या होता है ना कि इनकम प्लस जीएसटी, ये दोनों चीजें पे करनी पड़ती है एक बिजनेस क्लास को, ठीक है। तो जब वो दोनों चीजों को पे करेंगे, नहीं कि इनकम टैक्स और जीएसटी, उसको मिला के करीब 45% से ऊपर चला जाता है ये टैक्स स्ट्रक्चर। और इसी को बचाने के लिए मान के चलिए, अगर मोटा मोटी 45% ही मान ले अगर हम, या इसको चलिए मैं 50% कर देता हूं। अब किसी का बिजनेस है 100 करोड़, तो 100 करोड़ का वो 50%, 50 करोड़ टैक्स तो नहीं देना चाहेगा, मन में लालच आएगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और 50 करोड़ रुपए टैक्स में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस चीज का कहीं ना कहीं वो निकल कर आएगा। तो इसी वजह से ये बिजनेस क्लास जो होता है, इन चीजों को बचाने के लिए कंपनी का टर्नओवर जो होता है टर्नओवर के बेसिस पे होता है, तो टर्नओवर को घाटे में दिखा देंगे, ठीक है। अगर एक साधारण उसमें बात करूं, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने, मोबाइल खरीदने या नॉर्मल राशन भी लेने, तो आप पैसे देते हैं उसको, दुकानदार आपको सामान पकड़ा देता है, बिल हम लोग कभी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी हम लोग भी पे करते हैं। अगर हम लोग भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका जीएसटी इंक्लूडेड होता है उसमें। तो दुकानदार क्या होता है, आपसे कैश लेता है, फिर वो उस कैश को बैंक में नहीं डालेगा, वो अपने गले में रखेगा और अपने घर में दबा के रख देगा। और इस वजह से फिर वो मनी जो है पूरी की पूरी ब्लैक मनी में चली जाती है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं चल रहा, आपने उसको कैश दे दिया। और आप कभी भी नोटिस करिएगा किसी भी बिजनेस क्लास को, यानी किसी भी कोई भी चीज खरीदने आप जा रहे हैं, तो जब आप किसी भी उसको पैसे देंगे तो वो पैसे देने में आना वो मतलब सॉरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आनाकानी करता है इन चीजों में। तो ये सारी चीजें होती है। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी और देना चाहूंगा, आप कभी भी देखना किसी भी कार्ड से थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड से डेबिट कार्ड से, तो एक्स्ट्रा पेमेंट मांगता है। और बल्कि आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से ऐसी कोई गाइडलाइंस है ही नहीं कि अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बाकी वो टैक्स स्ट्रक्चर है, मैं आगे चल के आपको कभी समझाऊंगा उसके बारे में। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि टैक्स हमारे देश में जो इतना ज्यादा लगता है लोगों पे। अगर ये तो चलिए बिजनेस क्लास की बात हुई, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका टैक्स की बात करूँ, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो 30%, 40%, 50%, फिर उस पर जीएसटी, तो वो टैक्स स्ट्रक्चर और बड़ा होता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स आप कह लीजिए इस तरीके से दिया जाता है। उस टैक्स को बचाने के लिए लोग सरकार तक नहीं पहुंचता और उसको ब्लैक मनी में काउंट किया जाता है। अब ये तो हो गया कि चलिए समझ में आ गया कि इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो अब इसमें कौन कौन लोग आएंगे जो ब्लैक मनी है, तो देखिए बड़े बिजनेस क्लास हो गए, नेता लोग हो गए, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो ये सारे लोग आते हैं। अब मुद्दा क्या है इसमें, अब मुद्दा ये है कि मान लीजिए ये तो चलिए 50 करोड़ की मैंने बात करी, यहाँ पे 500 करोड़ 1000 करोड़ लोग भी बचा लेते हैं। तो ये जितना भी पैसा है, अब इसको घर में तो नहीं रखेंगे, 500 1000 करोड़ को घर में कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, बैंक, लेकिन बैंक में डाल नहीं सकते, सरकार की नजर में आ जाएगा। तो सरकार से बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये एक सिस्टम होता है हवाला सिस्टम। हवाला आप लोगों ने अक्सर मूवीज वगैरह में सुना होगा। ये हवाला सिस्टम क्या होता है बेसिकली, देखिए हवाला सिस्टम में क्या होता है कि कुछ इसमें ट्रेडर्स होते हैं हवाला के, वो लोग क्या करते हैं, उनको कैश दे दिया जाता है। तो एक तरह से कह लीजिए अपना खुद का एक प्राइवेट बैंक चला रहे हैं आप, कुछ इस तरह से समझिए। जैसे हम बैंक जाते हैं पैसे निकालते हैं, हवाला सिस्टम में भी कुछ वैसे ही होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या होता है, जैसे अब हवाले की अगर मैं छोटा सा आपको एक बार समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, यहाँ इस कंट्री में एक हवाला ट्रेडर है, यहाँ हवाला ट्रेडर है। अब मान लीजिए वो बड़ा बिजनेस क्लास है, उसने उसको पैसा भेजना है यहाँ पे इस कंट्री में, तो वो क्या करेगा, इस हवाला ट्रेडर के पास जाएगा, ये हवाला ट्रेडर इसको फोन करेगा
और इसको जिस कंट्री में जिस इंसान के पास भेजना होगा, ये अपनी जेब से उसको उतना पैसा दे देगा। फिर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए अगर इस ट्रेडर को, हवाला ट्रेडर को यहाँ से किसी को पैसा भेजना है, तो फिर वो उसमें से एडजस्ट कर लेगा। तो ये गिव एंड टेक वाला होता है, और ये ट्रस्ट पे सारा बिजनेस चलता है हवाले का, ठीक है ना। इसमें ना कोई चेकबुक होती है ना कुछ होती है, एक पासवर्ड दे दिया जाता है, उस पासवर्ड के सहारे ये लोग, पासवर्ड बता दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पैसा देना, वो पासवर्ड बता देगा, वो पासवर्ड बता के आप लोग अपना पैसा ले सकते हैं, कोई नोट दे देते हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीजें चलती है। मूवीज में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तो हवाला सिस्टम हुआ, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब, पैसे को धोना, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट करना। तो अभी बिजनेस क्लास है, इसने ब्लैक, सरकार से तो बचा लिया पैसा, लेकिन उसको व्हाइट कैसे करेंगे। अब उसको व्हाइट करने की प्रक्रिया को समझिए। देखिए दो तरीके हैं व्हाइट करने के। एक तो है तरीका जिसमें मैं आपको बता दूं, कुछ कंट्रीज के यहाँ पे नाम बताना चाहूंगा, कतार, बहामस, दुबई, मोरक्को, कुवैत। ये वो कंट्रीज है जहां पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। दुबई वैसे कंट्री नहीं है, सिटी है, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, ठीक है ना। तो अगर मैं दुबई की बात करूं, तो ये सारी कंट्रीज क्या, गल्फ कंट्रीज है जहां पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स नहीं लगता है तो वहां के बैंकिंग स्ट्रक्चर ऐसे है कि वहां के बैंक में जितना भी पैसा आ रहा है वो सरकार ने, वहां पे कोई बोलती नहीं सरकार किसी भी चीज को लेके, ठीक है ना। फिर अभी हम स्विस बैंक पे भी आएंगे, ठीक है। तो ये सारे हवाला ट्रेडर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो ये हवाला ट्रेडर, जब सरकार यहाँ पे पैसा दे रही है, तो ये लोग फिर ब्लैक से व्हाइट कैसे करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या करेंगे, इस पैसे को बैंक डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि सरकार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टैक्स से। उसके अलावा बॉन्ड्स खरीद लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, जिस भी इंसान का पैसा ये लोग लेंगे, फिर उस पैसे को वापस इंडिया में भेज देंगे। मतलब लोगों का हो जाएगा कि हमने अपने पैसा बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, बाहर से कमा के लाए। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की नजर रहेगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ बेनामी कंपनीज बन जाती हैं इंडिया में, फिर ये लोग वापस उस पैसे को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट, के बाहर से, फॉरेन से हमें इन्वेस्टिंग मिल रही है। तो बेनामी कंपनीज बनाते हैं, उन कंपनीज को लॉस में दिखा देते हैं, तो सारा पैसा डूब गया, और वो सारा का सारा पैसा जो है इस तरीके से लोग व्हाइट से ब्लैक कर देते हैं, सॉरी ब्लैक मनी से व्हाइट मनी इन लोगों की हो जाती है। तो ये तो सिस्टम हो गया कि किस तरीके से सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा, और इस तरीके से ये सारा सेटअप हो गया, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि देखिए सरकार से पैसा बचा रहे हैं तो क्राइम तो है, लेकिन इसी के चलते हुए सबसे बड़ी सिचुएशन जो निकल कर आती है वो आती है टेररिज्म। टेररिज्म में सबसे ज्यादा फंडिंग होती है इन्हीं हवाला ट्रेडर्स की वजह से। सारे टेररिज्म को पैसा जाता है पाकिस्तान और जितनी भी ये कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा टेररिज्म देखने को मिलता है। इंडिया में अगर किसी को पैसा भेजना है, एक मूवी आई थी अगर आपने देखी होगी, स्पेशल ओपीएस, तो के मेनन की वो मूवी थी, उसमें देखना हो किस तरीके से हवाला के थ्रू वो लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए। तो ये सारी सिचुएशंस होती है, इसी की वजह से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से पहले पैसे को ब्लैक से व्हाइट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए लोगों के पास इतना पैसा है कि उस पैसे को स्टोर करने के लिए एक बैंक चाहिए, तो लोगों का काला धन कौन से बैंक में रखा जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, स्विस बैंक। स्विस बैंक जो हमारे स्विट्जरलैंड में है, ये आप लोगों ने अक्सर कहानियां सुनी होंगी कि स्विस बैंक जो होता है हमारा, वो स्विस बैंक में सारा पैसा रखा जाता है। तो इन्हीं लोगों का काम होता है, जो हवाला ट्रेडर्स होते हैं, इन्हीं लोगों का ये काम होता है कि स्विस बैंक में सारा पैसा रखना। स्विस बैंक की बात करो तो 1934 में ये मतलब बना था, उसी दौरान ये सारे रूल रेगुलेशंस आए थे कि इसमें कि सारी दुनिया का काला धन रखना है। अब यहाँ पे आपका सवाल आ रहा होगा कि स्विट्जरलैंड कैसी कंट्री है कि जो इतने बड़े ब्लैक लेवल को सपोर्ट कर रही है। उसका कारण ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर चलता चला आ रहा है स्विट्जरलैंड का, ये आप देख रहे हो 1934 यानी कि आज़ादी से पहले, 1947 में देश आजाद, उससे पहले इन लोगों ने स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। अपने देश में पैसे को मतलब जोड़ने के लिए, अपने देश में पैसा कमाने के लिए जरिया बना लिया था, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। अब जैसे देखिए वहां पे टैक्स फ्री है, तो टैक्स फ्री है तो लोग वहां पे पैसा भेज रहे हैं, तो उन कंट्रीज के साथ ही प्रॉब्लम है। तो स्विट्जरलैंड ने क्या करा कि अपने खुद के रूल बना लिए हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, पैसे को ले लेते हैं बाहर की कंट्रीज में। अगर एक डेटा की बात करूं, एसएनबी रिपोर्ट है, 7,000 करोड़ रुपए इंडिया का डेटा पैसा दबा हुआ है कहां पे, स्विस बैंक में। उसके अलावा बात करूं तो मतलब ये लोग कोई अपनी इंफॉर्मेशन को ना लीक नहीं कर सकते। इनके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितना भी स्टाफ होता है, उसको इतना स्ट्रिक्टली बनाया जाता है कि ये किसी भी तरीके की अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते। इसलिए भारत सरकार भी अगर इनको इंफॉर्मेशन भेजे पैसा निकालने के लिए, तो किसी भी हालत में अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करते हैं। और अगर किसी क्लाइंट ने की तो उसके ऊपर $2,000 की पेनल्टी भी लगती है और जेल भी हो सकती है उसको। ऐसे स्विट्जरलैंड ने अपने ये रूल बनाए हुए हैं अपने एम्प्लॉयज के खिलाफ। उसके अलावा इवन स्टाफ कैन रिलीज एनी इंफॉर्मेशन। और फिर भी अगर सरकार को लग रहा है जैसे कोई भी अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइम करता है, तो उस केस में क्या होता है,
कि लग रहा है कि हाँ कोई सीरियस मैटर है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑडिट करती है इस बैंक का, उसका नाम है फिनमा फॉर इंफॉर्मेशन। तो उसको कांटेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू स्विट्जरलैंड से डिटेल निकलवाई जाती है क्लाइंट की। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता है पैसा निकलवाना। उसके बाद बात करूं, अगर किसी को फिर अकाउंट खुलवाना है तो उसका पासपोर्ट लगता है, और अगर उसको मान लीजिए अपना अकाउंट खुलवाना है जिसमें उसका नाम नहीं होगा, ऐसा अकाउंट खुलता है जिसमें उसका नाम शो ना हो, तो उसके लिए उसको खुद वहां जाना पड़ता है उस बैंक में, और वहां पे $1 लाख से उसका अपना अकाउंट खुलता है, और उसमें उसको विदाउट नाम जो होता है उसको वहां जाना पड़ेगा, और नंबर दिया जाएगा, नंबर अकाउंट उसको हम बोलते हैं, और 20,000 रुपये मेंटेनेंस उसको देनी पड़ती है सालाना। ठीक है, तो ये तो होगा स्विस बैंक में जहां पैसा जाता है और इस तरीके से पूरा ये टास्क परफॉर्म किया जाता है, और इस तरीके से ब्लैक मनी का रेगुलेशन होता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि इतना कुछ हो रहा है, हवाला भी हो रहा है, स्विट्जरलैंड जो है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो बाकी इंटरनेशनल प्रेशर्स इसमें क्या कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर की बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो 1989 में गठित हुई थी। G7 कंट्रीज इसको संभाल रही हैं, यानी कि कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान। ये G7 के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, G20, जिसमें बताया था G7 से कैसे G20 यानी कि जो सारी की सारी डेवलप कंट्रीज है इसको चला रही है। उनका काम ही ये होता है कि अगर कोई टेररिज्म हो रहा है या कोई क्राइम हो रहा है और इस तरीके से पैसा जो रेगुलेट हो रही है ब्लैक मनी, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, मनी लॉन्ड्रिंग को, उसी के लिए ये काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और उसने कई बार इस चीज को लेकर दो चीजें जारी करता है, ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये होती है कि अगर कोई कंट्री जो बहुत ही ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है तो उसको पहले ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और वार्निंग के बाद भी उसमें कंटिन्यूसली जब वो चीजें बढ़ती चली जाती है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाकिस्तान। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज्यादा करता है क्योंकि उसको टेररिज्म के लिए पैसा बेचना होता है इधर उधर, और उसके चलते हुए क्या होता है, अगर ब्लैक लिस्ट में जब उस कंट्री को डाल दिया जाता है तो कोई भी बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और आपका ये जो ADB बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों के तीनों आपको कोई बैंक इसको लोन नहीं देता है, और कंट्री की में इसमें कोई फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है अगर ब्लैक लिस्ट में उस कंट्री को डाल दिया जाता है। तो अभी यही है कि वर्ल्ड का प्रेशर चल रहा है स्विस बैंक को लेकर। स्विस बैंक आने वाले समय में अपनी कहते हैं रूल रेगुलेशंस को बदलेगा, पर ये कितना सही साबित होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि ब्लैक मनी का पूरा स्ट्रक्चर कैसे फैला हुआ है। और इंडिया में हमारे यहाँ जो रूल बनाए हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2005, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, यानी कि प्रिवेंशन ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। ये किसी ने अगर इकोनॉमिक ऑफेंस करा है, जैसे ललित मोदी था और वो विजय माल्या था, उन लोगों ने जो इकोनॉमिक ऑफेंस, वो लॉ होते हैं। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि जो फॉरेन से फंडिंग आती है NGO के नाम पे और गलत चीजों में इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए ये रेगुलेशन आया था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट करती है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, इसमें मैंने आपको ब्लैक मनी के बारे में बताया और किस तरीके से इंडिया से या पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये पैसे को कैसे ब्लैक से व्हाइट किया जाता है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जिसमें आज मैंने डिस्कस किया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं जल्दी से कंपाइल कर देता हूँ इस टॉपिक को। मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया था टैक्स के बारे में कि टैक्स स्ट्रक्चर होता है, टैक्स को किस तरीके से बचाया जाता है, बिजनेस क्लास से कितना हाई लेवल का टैक्स दिया जाता है, उसके बाद फिर वो किस तरीके से हवाला सिस्टम से अपनी चीजों को ब्लैक से व्हाइट करता है, किस तरीके से रेगुलेट करता है। कुछ कंट्रीज हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता, उनकी हेल्प से स्विस बैंक तक ये सारा पैसा जमा होता है, और फिर उनके ऊपर भी रेगुलेशंस के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है जो कंटिन्यूसली काम कर रही हैं। तो यही था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।